हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास डीयू में सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर से इस वीडियो में, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस उम्मीद है आप लोगों ने जरूर देखी होंगी, जहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूजिंग द फिलिप्स कर्व एंड द एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व। तो देखते हैं क्या, सबसे पहले समझते हैं कि इन्फ्लेशन में और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें क्या रिलेशन होता है। अब इस चीज़ के ऊपर ना मैंने कमेंट में भी बहुत जगह डाउट्स देखे हैं, ठीक है, जो ये बोल रहे हैं कि भैया ये क्लियर नहीं हुआ कि इन्फ्लेशन में, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कैसा रिलेशन है। तो मैं आपको अब इस वीडियो में ये क्वेश्चन भी है प्रीवियस ईयर का और एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि जो इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का इनवर्स रिलेशन होता है। अनएम्प्लॉयमेंट का इनवर्स रिलेशन होता है। अब समझते हैं कैसे। फ्लिप कर्व की बात हम लास्ट में करेंगे, कैसे होता है वो समझते हैं। तो इन्फ्लेशन है ना, तो समझते हैं। तो मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, कम होगी, और अगर इन्फ्लेशन कम हो गया तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है, इस लॉजिक को हम क्लियर करते हैं यहाँ पे। तो हम एक चीज देखते हैं कि शॉर्ट रन में फिलिप्स कर्व, क्योंकि हमें दो रन में बात करनी पड़ेगी, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में, दोनों में जो फिलिप्स कर्व है वो अलग तरीके से काम करते हैं। पहले शॉर्ट रन की बात करते हैं। अगर मैं शॉर्ट रन टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं और हम ये मान के चल रहे हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है और एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े लेवल पर जनरेट हो रही है, यानी कि एक तरह से आप यूँ मान लो कि इतनी कम अनएम्प्लॉयमेंट है कि जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है ना, अनएम्प्लॉयमेंट उसके भी नीचे आ गई है। आपको पता है, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट जो हर इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है। यानी कि कुछ लोग बिल्कुल ही ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही काम नहीं करना चाहते हैं, फिर जिन्हें बिल्कुल ही नौकरी नहीं मिलती है, वो हर इकोनॉमी में होते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट रन के अंदर सिचुएशन ऐसी आई कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो उस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के भी नीचे चला गया, तो अब प्रोड्यूसर को अगर फर्दर प्रोडक्शन करनी है तो उसे तो और ज़्यादा लेबर हायर करने पड़ेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि लेबर की सप्लाई तो पीछे से है ही नहीं। अब वो कहाँ से लेके आएगा लेबर, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत कम है, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है और सारी फर्म्स को ही लेबर चाहिए। अब लेबर आएंगी कहाँ से, ठीक है। तो ऐसे केस में दिक्कत क्या है कि अब प्रोड्यूसर को कहा भाई जो भी डिमांड है वो फुलफिल तो करनी पड़ेगी, मतलब मुझे और ज़्यादा लेबर तो हायर करने पड़ेंगे, भले ही इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे क्यों ना देने पड़े, ताकि क्योंकि बिना एक्स्ट्रा पैसे के मैं नए लेबर को नहीं लेके आ सकता, वो मोटिवेट नहीं होगा, क्योंकि भाई उसके पास काम की कमी नहीं है, क्योंकि लेबर की डिमांड इतनी ज़्यादा है और लेबर की सप्लाई कमी। तो इसके बात का मतलब क्या है कि लेबर के पास काम की कोई कमी नहीं है, उसके पास ऑप्शंस खुले हुए हैं। तो अगर उसे किसी भी एक फर्म को, किसी भी प्रोड्यूसर को हायर करना है तो उसे ज़्यादा वेजेस देने पड़ेंगे, यानी कि अगर और ज़्यादा एम्प्लॉई काम पे लगाने हैं, ठीक है, और ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, और ज़्यादा लेबर लेके आने हैं, तो उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा ज़्यादा वेजेस को बढ़ा के, ठीक है, ज़्यादा वेजेस प्रोवाइड करके। तो होगा क्या, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, बहुत कम है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, तो नए जो लेबर आएंगे वो ज़्यादा वेजेस की डिमांड करेंगे, उन्हें ज़्यादा वेजेस देना पड़ेगा प्रोड्यूसर को। ज़्यादा वेजेस देने का मतलब क्या होता है कि एक प्रोड्यूसर की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ गई, यानी कि वो जो प्रोडक्ट को सस्ते बना रहा था पहले चीप लेबर को यूज़ करके, अब उसे वो महंगे में पड़ेगा। अब जब वो महंगे पड़ेगा तो होगा क्या, वो जो प्रोड्यूसर है उसका क्या कर देगा, प्राइस बढ़ा देगा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देगा। और यहीं से कहानी चालू होती है इन्फ्लेशन की। जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो क्या क्रिएट होगा, इन्फ्लेशन। तो वही चीज़ मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करी है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम है बहुत ज़्यादा तो इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशन बढ़ता है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के कम होने की वजह से अगर नए लेबर हायर करने हैं तो ज़्यादा प्राइस पे हायर होंगे, ज़्यादा प्राइस पे हायर होंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन राइज करेगा। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। तो मैंने आपको ये चीज़ समझाई कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का और कम होने का मतलब ये क्या है कि इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए जो फ्लिप्स कब होता है ना, शॉर्ट रन में कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऐसा होता है कुछ यू। यहाँ पे हमारा क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मैंने पढ़ा रखा है प्रीवियस वीडियो में, हर एक चीज़ को ग्राफ को समझाया भी हुआ है। इन्फ्लेशन है, यहाँ पे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। और जैसे ये ग्राफ बता रहा है, इन्फ्लेशन हाई, अनएम्प्लॉयमेंट लो, इन्फ्लेशन लो, अनएम्प्लॉयमेंट हाई, इन्फ्लेशन और लो, अनएम्प्लॉयमेंट और हाई। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है इकोनॉमी के अंदर। तो ये हमें एक सिनेरियो देखने का मौका मिलता है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का और इन्फ्लेशन का इनवर्स रिलेशन होता है और एम्प्लॉयमेंट का और इन्फ्लेशन का डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाला जो पॉइंट है वो समझ में आया होगा। ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई। ठीक है, अब इसका लॉन्ग रन सिनेरियो भी देखते हैं। अब लॉन्ग रन सिनेरियो में क्या होता है, क्योंकि शॉर्ट रन की बात तो मैंने कर ली आपके सामने, लॉन्ग रन में ना, क्योंकि शॉर्ट रन में जो है ना, वो हमारे पास जो लेबर है वो झांसे में आ जाता है। किसके झांसे में आता है, वो आता है झांसे में एम्प्लॉयर के, यानी कि प्रोड्यूसर के। लेकिन लॉन्ग रन में उसे पता लगता है कि भाई इसने मेरी वेजेस तो बढ़ाए, मेरे को मेरी तनख्वाह बढ़ाई, मेरे को पैसे ज़्यादा दिए, लेकिन इसने गेम क्या किया, गुड्स एंड सर्विस के प्राइस भी बढ़ा दिए। तो इसका मतलब क्या है कि अब कंज्यूमर को, अब लेबर को पता लग गया कि भाई इसने मेरे साथ धोखा किया है, इसने मेरी सैलरी बढ़ाई ताकि मैं इसके साथ काम कर पाऊँ, इसके पास काम कर पाऊँ, पर इसने गुड्स एंड सर्विस के प्राइस भी बढ़ा दिए साथ साथ। इसका मतलब मेरी सिर्फ नॉमिनल वेज बढ़ी ही, रियल वेज तो कुछ बढ़ी ही नहीं, क्योंकि दोनों इक्वल रेट से बढ़ गए। वहाँ नॉमिनल वेज बढ़ाई, वहाँ गुड्स एंड सर्विस के प्राइस बढ़ गए। ठीक है, फिर वही बोला कि भाई अगली बार तो इससे और पैसे की डिमांड करनी पड़ेगी तभी मैं ये गुड्स खरीद पाऊंगा, तो इसने महंगे कर दिए हैं। तो उसने अगली बार और ज़्यादा गुड्स की, और ज़्यादा प्राइस की डिमांड की, और ज़्यादा वेजेस की डिमांड की। तो ये मेरे को तो वेजेस दो भाई अच्छे खासे, और क्योंकि आपने तो प्राइस बढ़ा दिए। तो भाई अब क्या करे मालिक, वो भी बेचारा फंस गया इस चीज़ में। वो बोल रहा है ठीक है भाई ले ले ज़्यादा प्राइस, सॉरी ले ले ज़्यादा वेजेस। ठीक है, तनख्वाह बढ़ा दी उसकी, सैलरी बढ़ा दी उसकी, इनकम उसकी बढ़ गई, वो खुश घर जाके फिर देख रहा है भाई एक और झटका, फिर से प्राइस बढ़ा दिया। ठीक है, यानी कि और ये चेन क्या रहेगा, चलता रहेगा कि भाई वेजेस बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी, वहाँ पे गुड्स सर्विस के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो उसका हर केस में क्या हो रहा है, बस काटा जा रहा है कि भाई ले पैसे ले ले, हो गया खुश। ठीक है, और पैसे असल में क्या हो गया, कुछ बढ़ा ही नहीं, नॉमिनल वेजेस बढ़े हैं सिर्फ। ठीक है, तो उम्मीद आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि नॉमिनल वेजेस बढ़ते हैं, रियल वेजेस में कोई चेंज नहीं आ रहा होता। तो ये दिखाता है इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में एक रिलेशन जो कैसा है, नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, अब एक और चीज़ समझाता हूँ लॉन्ग रन में क्या होता है। अब लॉन्ग रन में उसे पता लग गया, किसको पता लग गया, क्योंकि भाई धोखा तो किसी के साथ एक ही बार सकता है ना, बार बार कोई धोखा क्यों खाएगा, ये तो बेवकूफ़ है, गधा है फिर तो वही चीज़ यहाँ पे है। लॉन्ग रन में क्या हुआ, लॉन्ग रन में यही जो कर्व है ना वो कैसा जाता है, वर्टिकल, क्या होता है, वर्टिकल। ये भी जरूर ध्यान रखना, लॉन्ग रन में जो हमारे पास क्या बोलते हैं फ्लिप्स का, वो ऐसा हो जाता है। ये जरूर आप लोग ध्यान रखो, क्योंकि लॉन्ग रन में उसे पता लग जाता है किसको, लेबर को, कि भाई यहाँ तो मेरे साथ क्या हो रहा है, धोखा हो रहा है। ठीक है, ये तो मालिक मेरे को झूठ बोल रहा है, मैं उसको बोलता हूँ सैलरी बढ़ाने के लिए, ये खुशी खुशी सैलरी बढ़ा देता है, फिर पता लग रहा है जो गुड्स आ रहे हैं वो महंगे हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ होती है लॉन्ग रन में। तो सॉरी, इस तरीके से हमने देखा कि इन्फ्लेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रोल होता है। अब आपको ना एक चीज़ और समझाता हूँ इसी पॉइंट पे। ठीक है, तो थोड़ा सा दूसरा सिनेरियो लेते हैं। इस सिनेरियो की बात कर ली, एक और मेरे दिमाग में आ रहा है इस चीज़ को समझाने के लिए, अगर ये समझ में ना आया हो तो। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ मैं एम्प्लॉयमेंट के साथ, तो बात भैया फ़र्क क्या कर रहे हो आप,
आपने बस अनएम्प्लॉयमेंट का वो उल्टा लिख दिया एम्प्लॉयमेंट। हाँ तो सही बात है, जब इन्फ्लेशन का अनएम्प्लॉयमेंट से उल्टा रिलेशन है तो इन्फ्लेशन का एम्प्लॉयमेंट से क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी, और इन्फ्लेशन अगर कम हुआ तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो गई। इसे थोड़ा समझते हैं। देखो हो क्या रहा है, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब क्या होता है कि लोगों को काम मिल रहा है, रोजगार जनरेट हो रही है, बेरोजगारी खत्म हो रही है। जब लोगों को रोजगार मिल रहा है, इस बात का मतलब क्या है कि उनके पास अब पैसा आ रहा है, पैसे का फ्लो होगा, कहीं ना कहीं से इनकम आ रही है। और जब पैसे का फ्लो होगा तो उस पैसे का वो खर्च करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को एंजॉय करने में, है ना, यानी कि वो डिमांड करेंगे अलग अलग गुड्स की, अलग सर्विसेज की। तो क्या ये कारण नहीं बन सकता इन्फ्लेशन बढ़ने का? ये भी हो सकता है। तो वही चीज़ मैं को यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो लोगों के पास इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, लोग खर्चा करते हैं, डिमांड करते हैं, तो डिमांड करेंगे तो इन्फ्लेशन क्या होगी, बढ़ेगी। वहीं पर अगर एम्प्लॉयमेंट कम होती है तो लोगों का पैसा कम हो जाता है, पैसा कम होता है तो लोग गुड्स एंड सर्विसेज को एंजॉय करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से होता है क्या है, इन्फ्लेशन भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये हमने एक रिलेशन देखा एम्प्लॉयमेंट के बीच में और इन्फ्लेशन के बीच में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जब हम एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फ्लिप कर्व की बात करते हैं, यहाँ पे वही एक्सपेक्टेशंस आती हैं कि कैसी एक्सपेक्टेशंस हैं किसकी, एक लेबर की फ्यूचर को लेके, कि फ्यूचर मुझे क्या लग रहा है कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, तो उसके बारे में हम समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि जैसे कि हमने बात की ना कि लॉन्ग रन में उसे लग रहा है कि भाई, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेशन ही है ना किसकी, लेबर की, लॉन्ग रन में चीज़ें महंगी होंगी तो मेरा भाई मेरे वेज रेट बढ़ा दो, मेरी इनकम बढ़ा दो, इनकम बढ़ेगी फिर चीज़ें और महंगी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट भी कमाना है, वो प्राइस फिर बढ़ा देगा, और ये चीज़ें लगातार चलती रहती हैं। यही होता है एक्सपेक्टेशन किसका, लेबर का। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, उससे पहले आप यहाँ तक जो भी पढ़ा आप लोगों ने, जो भी उतारना है वो उतार सकते हो, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया। फिर भी कोई भी क्वेरी रह गया हो ना, और कोई भी डाउट रह गया हो, या फिर आपको इनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी कर सकते हो। तो मैं उसी क्वेश्चन में ना ये सारी चीज़ें जो है ना वो डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, थ्योरीज की जो भी है डिफाइन कर दूंगा, ठीक है, अच्छे से, तो या फिर करवा दूंगा, तो वो काम भी आप कर सकते हो मुझे। ठीक है, और अपना व्हाट्सएप नंबर तो है ही क्वेरीज के लिए 9667836336। बस इस नंबर पर कॉल मत करना, ठीक है, सिर्फ ये व्हाट्सएप पे ही यूज करना। जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं रहा हूं बोर्ड के सामने से। फिर करते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। डिस्कस मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक। हमें मेन डिटर्मिनेंट्स देखने पड़ेंगे कि किस बात पे डिपेंड करता है कैपिटल स्टॉक किस लेवल पे होना चाहिए। हम सबको पता है कैपिटल स्टॉक जो है वो बिजनेस के अंदर प्रोड्यूसर्स की हेल्प करते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने में, यानी कि कैपिटल स्टॉक ही जो है वो एक चीज़ है जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है हो पाता है। इसके अलावा हम देखेंगे आउटलाइन इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। हमें देखने पड़ेंगे फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? जब गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज या डिक्रीज करती है। मेनली हम इंक्रीज की बात करते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट रहता है ऑन डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक। ये दो हमारे मेन कंसेप्ट रहने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक। डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक के डिटर्मिनेंट कौन कौन से हैं, कैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक कैसे होने चाहिए। पहला क्या आता है? एक्सपेक्टेड आउटपुट, यानी कि एक्सपेक्टेड आउटपुट हम क्या सोच के बैठे हैं, यानी कि अगर किसी भी फर्म, किसी प्रोड्यूसर को ये लग रहा है कि इकोनॉमी में डिमांड जनरेट होने वाली है, ठीक है, और हमें जो है वो प्रोडक्शन बड़े लेवल पे करना चाहिए, तो ऐसे केसेस में हमेशा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाती है, क्योंकि फर्म ये एंटिसिपेट करती है कि फ्यूचर में डिमांड बहुत बड़े लेवल पे आएगी, और अगर हम उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा। यही नहीं हो सकता है फर्म्स में या फिर हो सकता है इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर को एंटर करने का मौका मिल जाए। तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट की बात यहीं से आती है कि अगर एक्सपेक्टेड आउटपुट लग रहा है कि फ्यूचर में डिमांड ज़्यादा जनरेट होगी तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, अगर लग रहा है कि कम डिमांड होगी तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग जो है ना हम क्या करते हैं, अपने कैपिटल स्टॉक को चेंज करते हैं। ठीक है, तो जरूर ध्यान रखना। और एक चीज़ और बता दूं कि बिजनेस के लिए दोनों ही लॉसेस होते हैं। अनफुलफिल्ड डिमांड, यानी कि वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे, वो भी दिक्कत है, वो भी लॉस है, वो भी प्रॉब्लम है। और डिमांड को फुलफिल
सॉरी एक्सेस प्रोडक्शन कर दिया, अनसोल्ड स्टॉक, वो भी लॉस के इक्वल माना जाता है। तो दोनों पॉइंट जरूर ध्यान रखोगे आप लोग। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है कैपिटल स्टॉक पे। तीसरा यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि हम जो कैपिटल यूज कर रहे हैं वो डेप्रिशिएट भी होगा। यानी कि जब कोई भी बिजनेस, कोई प्रोड्यूसर प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग्स यूज करते हैं, डेप्रिशिएट भी होते हैं, तो उसको यूज करने की कीमत निकल पा रही है या नहीं निकल पा रही है, ये भी बहुत जरूरी है। इसके अकॉर्डिंग ही एक प्रोड्यूसर जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है। दूसरी बात क्या आती है कि जो कैपिटल है, अगर मान लीजिए उसने बोरो किया, वो कैपिटल कहीं से लिया, डिमांड तो पता है उसकी कोई डिमांड आने वाली है, उसे प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उसके कैपिटल थी नहीं, तो उसने मार्केट से पैसा उठाया, बैंक से लोन लिया, अब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जा रहा है, लेकिन उसे ये भी देखना है क्या उस कैपिटल, वो कैपिटल वर्थ इट रहेगा, क्या मैं उस कैपिटल से, उस इन्वेस्टमेंट से इतना पैसा जनरेट कर पाऊंगा कि मैं ये सारे जो खर्चे हैं वो पूरे कर पाऊंगा बिजनेस के। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, जो हम कैपिटल यूज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या आएगी। तीसरा क्या आता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, इसको बोलते हैं एमपीके, काफी बार डिस्कस किया है। इस बात का मतलब ये है कि जब हम कोई भी बिजनेस, कोई प्रोड्यूसर एडिशनल कैपिटल यूज कर रहा है तो उससे एडिशनल कितना बेनिफिट मिलने वाला है, एडिशनल कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, एडिशनल कितना रिवेन्यू मिलने वाला है, उन सब की बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि एमपीके के अंदर। तो ये पॉइंट भी क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। और अगर किसी भी प्रोड्यूसर को ये लग रहा है कि उसका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कम रहने वाला है, तो वो फर्दर प्रोडक्शन करने से, फर्दर इन्वेस्टमेंट करने से बचता है हमेशा, क्योंकि उसे लगता है कि एडिशनल जो मैं क्वांटिटी लेके आने वाला हूँ, स्टॉक लेके आने वाला हूँ कैपिटल का, इन्वेस्टमेंट का, उससे मुझे ज़्यादा फायदा नहीं होगा, तो मैं क्यों अपना पैसा खाम खा खर्च करूँ। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स से जो अफेक्ट करते हैं डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक को। इसके अलावा हम समझते हैं इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑन डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक। फिजिकल पॉलिसी का क्या इंपैक्ट रहता है, पहला क्या आता है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस। हम सब जानते हैं इनकम टैक्सेस गवर्नमेंट के पास मेनली दो तरीके से आते हैं, एक जो हमारे पास इंडिविजुअल इनकम टैक्स है उससे, दूसरा जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट फर्म्स हैं उनके प्रॉफिट जो टैक्स लगता है वहां से आता है अच्छा खासा पैसा, है ना। तो जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो इतना ज़्यादा लग रहा है, अगर वो बिजनेस के ऊपर और ज़्यादा लगाया जाता है तो इसका मतलब क्या है कि आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जो है ना वो कम हो रहा है। यानी कि जब किसी भी पर्सन के पास या फिर किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, फर्म के पास, प्रोड्यूसर के पास जब हाई टैक्स लगेगा, हाई कॉर्पोरेट टैक्स रहेगा, तो उसका टैक्स पे करने के बाद का जो प्रॉफिट होगा ना वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कम हो गया। अब आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कम हो गया, इस बात का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उसने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी, जितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था उसका, वो उसे नहीं मिलेगा। तो जिससे वो क्या हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा फर्दर इन्वेस्टमेंट को लेके, फर्दर प्रोडक्शन को लेके। ठीक है, कि एक तो रिस्क भी लूँ, ठीक है, प्रोडक्शन करने की भी कोशिश भी करूँ, ठीक है, दूसरी बात गवर्नमेंट रिवेन्यू में से भी टैक्स बहुत ज़्यादा ले जाएगी। तो ये सब क्या बनते हैं, एक नेगेटिव पॉइंट बनते हैं। दूसरा क्या आता है हमारे पास यहाँ पे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के अंदर, कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्स कम रखा, कॉर्पोरेट टैक्स, तो थोड़ा बिजनेसमैन क्या होता है, मोटिवेट होता है कि रिस्क लूंगा तो रिवॉर्ड ही मेरा क्या रहेगा, अच्छा खासा रहेगा। तो यहाँ पे दो पॉइंट आते हैं, पहला क्या, टैक्स रेट चेंजेस। ठीक है, तो टैक्स रेट चेंजेस की मैंने यहाँ पे बात कर ली कि अगर टैक्स रेट फेवर में है, कम हो चुका है तो उसका बेनिफिट मिलता है, अगर टैक्स रेट ज़्यादा हो चुका है तो क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। किनके लिए, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। बी पॉइंट क्या आता है, इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट। इस बात का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक के अलावा फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो वो चाहता है कि मुझे फर्दर इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है उस पर कम से कम उसका टैक्स जो है रिड्यूस हो। यानी कि एक नया टैक्स रेट सेट किया जाए फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करें, इंटरेस्टेड हो इन्वेस्टमेंट में। क्यों? क्योंकि फर्दर इन्वेस्टमेंट एक तो उनके प्रॉफिट को बढ़ाएगा, उनके बिजनेस को एक्सपेंड करेगा, ठीक है, रिवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करेगा, मार्केट से ज़्यादा कैप्चर कर सकते हैं वो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टैक्स रेट भी कम रहेगा फर्दर इन्वेस्टमेंट पे। तो ये हमने बात की इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट की, कि भाई जो भी गवर्नमेंट इस तरीके से क्या कर सकती है, फर्दर इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में या फिर उन्हें मोटिवेट करने में हेल्प कर सकते हैं, इस तरीके से कि जो भी कंपनी, जो भी प्रोड्यूसर फर्दर
इन्वेस्टमेंट कर रहा है उन्हें टैक्स में रिबेट जरूर मिलेगा, उनकी टैक्स लायबिलिटी कम रहेगी। ठीक है, इसके बाद क्या आता है दूसरा पार्ट, डेप्रिसिएशन अलाउंसेस। हम सब जानते हैं, अभी भी बात की मैंने, कि जो बड़ी बड़ी प्लांट बिल्डिंग मशीनरीज होती है इन पे डेप्रिसिएशन लगता है। आप सब लोगों ने अगर अकाउंट से पढ़ा है तो पढ़ा होगा। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कि यूज की वजह से वो चीज जो घिसती है, वो धीरे धीरे जो खराब होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोल के चलते हैं। कई बार ऑब्सोलेट यानी कि पूरी तरीके से बर्बाद भी हो जाती है या फिर आउटडेटेड हो जाती है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमें नई मशीनरी भी चाहिए होती है। तो डेप्रिसिएशन अलाउंसेस का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है ना, इसको भी टोटल रिवेन्यू में से माइनस कर दिया जाए एक्सपेंस, और तब उस पर टैक्स ले, यानी कि ताकि क्या मिले इन्हें, प्रॉफिट ज़्यादा मिले, टैक्सेबल इनकम इनकी कम हो जाए, कॉर्पोरेट टैक्सेबल इनकम क्या हो जाए, कम हो जाए। तो डेप्रिसिएशन अलाउंसेस जो है ना गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है कि भाई आपके बिजनेस में, मैनेजमेंट में इतना ज़्यादा क्या हुआ, मशीनरी धीरे धीरे डेप्रिशिएट हुई है, इतना ज़्यादा जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो यूज़ हुई है, तो हम इसके लिए आपको क्या दे रहे हैं, रिबेट दे रहे हैं और टैक्स लायबिलिटी आपकी कम कर रहे हैं। तो उससे भी क्या होगा, मोटिवेट होंगे। तीसरा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड डेफिसिट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग और डेफिसिट की बात करते हैं, गवर्नमेंट खुद भी खर्चा करती है भाई, इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ करती है, पहला होता है क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट क्या होता है कि गवर्नमेंट खुद इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो बेनिफिट मिलता है कॉर्पोरेट सेक्टर को भी, लेकिन अगर गवर्नमेंट बहुत बड़े लेवल पे बोरोइंग कर रही है जिसके रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, तो जिसकी वजह से नुकसान होता है किसको, कॉर्पोरेट सेक्टर को। ये एक नेगेटिव पॉइंट रहता है। बी, पब्लिक एक्सपेंडिचर एक अच्छी चीज़ है। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो बेसिक फैसिलिटीज़ डेवलप कर रही है उन एरियाज़ में जहाँ पे बिजनेस डेवलप होने वाले हैं, तो जिसकी वजह से होता क्या है कि जो बिजनेसमैन है, फिर जो इन्वेस्टर्स हैं, वो मोटिवेट होते हैं ऐसे एरिया में इन्वेस्टमेंट करने को लेके। ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं या फिर जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर्स हैं, वो हमेशा अर्बन एरियाज की तरफ क्यों जाते हैं, सोचा कभी? क्योंकि वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, ठीक है, पावर, वो सब क्या होता है, ईजिली अवेलेबल होता है। तो इसलिए ना ज़्यादातर बिजनेसेस जो हैं, जो ज़्यादातर फर्म्स हैं, वो कहाँ पे लगती हैं, अर्बन एरियाज़ में लगती हैं। अगर यही बेसिक फैसिलिटीज़ पक्के तौर पे रूरल एरियाज़ में भी आ जाए तो वहाँ पे भी सारी चीज़ें क्या होंगी, आराम से चलेंगी, रन होंगी। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात हमने कर ली। फोर्थ क्या आता है, कैपिटल गेन्स एंड डिविडेंड टैक्स है। डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड टैक्स मतलब अगर कैपिटल गेन्स कम लगे। अब जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ कैपिटल गेन का मतलब पता है क्या होता है, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल दो तरह के बेनिफिट मिलते हैं इन्वेस्टमेंट से। जैसे अगर आपने कभी पढ़ा होगा, अगर आप कभी भी इक्विटीज़ खरीदते हो, किसी कंपनी के शेयर खरीदे, मान लेते मैंने रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर खरीद लिए, ठीक है, अच्छी कंपनी है, अब शेयर बाई कर लिए, तो जो शेयर का प्राइस बढ़ेगा वो भी मेरा क्या होगा, फायदा होगा, उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। और वो कंपनी, क्योंकि मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, उस कंपनी के प्रॉफिट पे हिस्सा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो ये क्या होगा, दो तरह के बेनिफिट। तो कैपिटल गेन्स और डिविडेंड टैक्सेस अगर रिड्यूस होंगे तो इन्वेस्टर्स और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं इन्वेस्टमेंट करने को लेकर। क्यों? क्योंकि टैक्स रिड्यूस होगा, इसका मतलब क्या है कि उनकी इनकम बढ़ेगी। मतलब कैपिटल गेन पे अगर कम टैक्स लगेगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, सेम ऐसे डिविडेंड पे कम टैक्स लगेगा तो प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये हमें एक बेनिफिट देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है, अलग अलग इफेक्ट्स हैं फिजिकल पॉलिसी के डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक पे, ठीक है। और इस तरीके से जो है ना इन्वेस्टर्स हैं वो मोटिवेट भी किए जा सकते हैं कि वो और फर्दर इन्वेस्टमेंट करें और ज़्यादा कैपिटल लेके आए। तो उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं। मिलेंगे अब हम अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे अगले किसी नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। और भाई जिनका भी कल एग्ज़ाम है, ठीक है, वो अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे के आना ज़रूर, ठीक है। और कोई पैनिक मत करना, हो भी सकता है कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आए, पर आपको जो भी पता उस क्वेश्चन के बारे में ज़रूर लिख के आना, ठीक है। खाली मत छोड़ के आना कोई भी क्वेश्चन। अब मिलते हैं फिर अगले अगली वीडियो में, अगले एग्जाम में नहीं, ठीक है। तो अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है। नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हो, ठीक है। अब जिसको जो उतारना है वो उतार ले। और हाँ, आखिरी बात, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इसी वीडियोज़ के लिए। और अपने उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।